हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए फाउंडेशन के ब्रिज कोर्स में। दोस्तों, मैं आपको सिखाएगा कि सरकार पैसों का जुगाड़ कैसे करती है, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है। लेकिन हमने टॉपिक का नाम रखा है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब सरकार का पैसा, गवर्नमेंट फाइनेंस। अच्छा, वैसे तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए, लेकिन अगर तुम इस नॉलेज को गेन करते हो तो तुम्हारी लाइफ के लिए वैसे भी बढ़िया है। ये यूपीएससी के एस्पायरेंट्स भी इसको करते हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो कितनी ज्यादा नॉलेजेबल है आपके लिए। तो पॉइंट नंबर 1, चैप्टर का नाम आपके सामने पेश है और वो नाम है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब सरकार का पैसा, इतना ही तुम जान लो बस अभी के लिए। और टॉपिक जो कवर करा रहा हूं ये है हाउ गवर्नमेंट अरेंज मनी। सरकार पैसा कहां से अरेंज करती है। अब सबको पता है भाई साहब, सरकार कैसे पैसा अरेंज करती है। लोगों पे टैक्स लगाती है, तुम्हें पता है, टैक्स लगा के टैक्स वसूलती है सरकार, पैसा देखो जुगाड़ कर लेती है। लोगों के चालान काटती है, सीट बेल्ट का चालान काट दिया, हेलमेट का चालान काट दिया, इंश्योरेंस का, पीयूसी का चालान काट दिया। तो फाइन लगाकर अगर तुम सरकार के पास जाओगे कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने, तो गवर्नमेंट फीस भी लेगी आपसे। तो फीस, फाइन, चालान, टैक्स। और सरकार की कंपनी है पीएसयू, जैसे कि एनटीपीसी, एनएचपीसी, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब कंपनी सरकार को प्रॉफिट कमा के देती है। तो सरकार के पास ये जुगाड़ तो है ही पैसा अरेंज करने का। एक दूसरा जुगाड़ है, वो बताऊंगा, और दूसरा जुगाड़ बाद में बताऊंगा, रुक जाओ ना, एक बेसिक नॉलेज तो ले लो। सरकार जो टैक्स का पैसा हम लोगों से वसूलती है, तो आज यह भी आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है। जैसे कि हमारे देश में जब तुम देखोगे तो गवर्नमेंट के 3 लेवल है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, एक हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है जिसका हेड चीफ मिनिस्टर सीएम होता है, और एक होती है लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत, निगम पार्षद, ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो होती है, राइट। तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट है। टैक्स वसूलने का अधिकार 2 लेवल की गवर्नमेंट के पास है। कौन कौन सी गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स वसूलती है ये सब पता लगने वाला है। सबसे पहले तुम्हें जानना जरूरी है सरकार का पैसा रखा कहां होता है। तो पॉइंट नंबर 1 यही बता रहा हूं। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट का पैसा 3 सेपरेट अकाउंट के अंदर रखा होता है। 3 अकाउंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे की बात कर रहा हूं ये मैं। एक अकाउंट का नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोले तो CFI। दूसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और तीसरा है पब्लिक अकाउंट। ये 3 सेपरेट अकाउंट्स हैं जिसमें सरकार का पैसा रखा होता है। तो पॉइंट नंबर 1, सरकार जो भी पैसा टैक्स के रूप में वसूलती है, या सरकार वर्ल्ड बैंक, IMF यहां से लोन भी उठाती है, तो जितना भी पैसा सरकार को मिलता है वो सारा का सारा पैसा राज्य इस वाले अकाउंट में रखा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इस अकाउंट में रखा होता है। चलो ठीक है जी। फिर हम लोग सरकार के पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवाकर वहां पर भी पैसा जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो हम पैसा जमा करते हैं वो हमारी स्मॉल सेविंग्स है। या फिर आपको मैं बताऊं, हम लोग सरकार के पास पैसा जमा एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी करवाते हैं। जैसे कि मान लो मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, तो 100 रुपए का एक छोटा सा हिस्सा मैं प्रोविडेंट फंड के तौर पे जमा कराता हूं। वो प्रोविडेंट फंड सरकार का है, सरकार के पास ही वो पैसा चला जाता है। तो पब्लिक का जो छोटा छोटा पैसा अकाउंट्स के थ्रू सरकार के पास गया है, सरकार उस पैसे को भी यूज करती है और उस पैसे को एक पब्लिक अकाउंट में रखती है। 2 अलग अलग अकाउंट हो गए। सरकार टैक्स लगाएगी, सारा पैसा यहां जाएगा। सरकार लोन उठाएगी, सारा पैसा यहां जाएगा। सरकार चालान काटेगी, फाइन लेगी, प्रॉफिट कमाएगी, सारा पैसा यहां जाएगा। ओके, पब्लिक के कुछ अकाउंट्स हैं, उनका पैसा यहां चला गया। अब सरकार ने एक कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बना रखा है। इसके अंदर हमारे देश की सरकार 30,000 करोड़ रुपया रखती है हाल फिलहाल। ये पैसा यहां से जुगाड़ करके यहां डाल रखा है। सरकार कहती है ये फंड है, ये इमरजेंसी फंड है। कॉन्टिजेंसी का मतलब इमरजेंसी, अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी आ गई, लाइक कोरोना आया था, या फिर कहीं अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गई, ड्राउट आ गया, तो इस पैसे में से हम लोगों की हेल्प कर देंगे। इसकी खास बात सुनना जरा दोस्तों, अगर मान लो कहीं पर कोई अर्थक्वेक आ गया और सरकार ने यहां से 2,000 करोड़ निकाल लिए, तो इस फंड के अंदर बच गए 28,000 करोड़, राइट। सरकार यहां से निकाल के यूज कर लेगी, फिर ये 2,000 करोड़ यहां से डाले जाएंगे इसमें।
तो कुल मिला के वापस 30,000 करोड़ इसके अंदर रखेगी सरकार। अब इस पैसे को कौन निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता, बताता हूं। जब हमारे देश की सरकार अपना बजट बनाती है तो बजट बनाते समय सरकार यह बताती है कि कहां पर स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, सड़क बनाएगी, राइट। तो सरकार को खर्चे के लिए पैसा चाहिए होता है, तो सरकार पैसा निकालती है इसमें से गवर्नमेंट पैसा निकालती है। और दोस्तों इसमें से पैसा ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोचा और पैसा निकल गया, यहां से पैसा निकालने के लिए जो देश की पार्लियामेंट है उसका अप्रूवल चाहिए होता है। हां, अगर तुम्हें इससे पैसा निकालना है तो सरकार बताएगी कि हमें पैसा क्यों निकालना है, कहां बताएगी, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के अंदर एक कागज दिया जाएगा उसको, उस कागज को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। तो जब भी हमारे देश का बजट डिस्कस होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर बजट डिस्कस करने के बाद एक अप्रोप्रिएशन बिल जारी किया जाता है। इस बिल के तहत इस फंड में से पैसा निकाला जा सकता है, समझे। और ये सारे अकाउंट किसके पास होते हैं, बेसिकली इन सबका ब्यौरा आरबीआई रखता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट की, वो ख्याल रखती है। चलो जी, कोई बात नहीं, सरकार को पैसा चाहिए, सड़क बनवानी है, स्कूल बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, पार्लियामेंट में अप्रूवल लेगी और इस बिल के तहत एक डॉक्यूमेंट निकलवाएगी, उससे पैसा निकाल लेगी। जैसे हम नहीं करते, हमें पैसा चाहिए होता है, हम चेक ले लेते हैं, चेक से पैसा निकाल लेते हैं, तो इससे पैसा निकलता है, राइट। चलो जी, यहां से पैसा कौन निकाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। हमारे देश का प्रेसिडेंट ही पैसा निकालने का अप्रूवल देगा यहां से, ओके। यहां से गवर्नमेंट पैसा निकाल लेती है, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। पब्लिक का पैसा है, सरकार निकालती रहती है, जमा कराती रहती है, निकालती रहती है, जमा कराती रहती है, कर देती है काम पब्लिक के साथ। ये नॉर्मल सा, तुम्हें अब रियलिटी का पता लगा होगा। अच्छा जी, सरकार का पैसा इतनी जगह रहता है। एक तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आज तुम देखो तुम्हें क्या पता लग रहा है। देखो दोस्तों, जब सरकार पार्लियामेंट के अंदर बजट को डिस्कस करती है तो सरकार की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे बोलते हैं देश का फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर देश में बजट की स्पीच देता है, स्पीच में बताता है कि भैया हमें किस किस चीज के लिए खर्च करना है और कहां कहां सरकार इस बार टैक्स इंक्रीज करने वाली है या डिक्रीज करने वाली है, सारी डिटेल देता है पैसे की। फाइनेंशियल स्पीच होती है, बड़ी स्ट्रांग फाइनेंशियल स्पीच होती है। ये अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट की नजर होती है, अलग अलग देशों के जो मंत्री होते हैं उनकी नजर होती है जब हमारे देश का बजट पार्लियामेंट में लॉन्च किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो सबकी नजर है वहां पर। अब मान लो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पास करवा लिया, मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो मेन तो लोकसभा है, सबसे पहले लोकसभा में डिस्कस होता है। वहां बजट पास करवा लिया और लोगों ने उसको अप्रूव कर दिया, हाँ जी बजट अच्छा बना हुआ है, जितने पैसे तुम मांग रहे हो उतने पैसे निकाल लो, या डिस्कस करके कम ज्यादा जो भी बनते हो उतने निकाल लो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल लो जी। निकालने के लिए कागज देंगे, उस कागज का नाम क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल, वो डॉक्यूमेंट, राइट। जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल मिलता है, सरकार एक कागज बनाकर तैयार रखती है जिसका नाम होता है फाइनेंस बिल। दोस्तों, इस बिल में टैक्स रिलेटेड चेंज लिखे होते हैं। ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको मैं, कि सरकार किस किस चीज में नया नया टैक्स लॉन्च करेगी, या पुराना टैक्स हटाएगी, या टैक्स इंक्रीज करेगी, या टैक्स डिक्रीज करेगी, इस कागज में रखा होता है। तो जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट है जिसमें टैक्स रिलेटेड चेंज लिखे होंगे, ये सरकार लोकसभा को दे देती है और कहती है विद इन 75 डेज में आप इस पे मोहर लगाओ। मतलब फाइनेंस बिल पे डिस्कशन करो कि ये टैक्स इंक्रीज करना है या नहीं करना, क्या चेंजेस हैं, सलाह मशवरा वगैरह सब कुछ होता है। लोकसभा के अंदर विद इन 75 डेज में इसको पास करना होता है। भाई कभी 5 दिन में पास हो जाए, कभी 10 दिन में पास हो जाए, कभी 75 डेज ही लगे, तो डिपेंड करता है। इसके बाद इस बिल को भेजते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा, देख रहे हो तुम पढ़ के आ रहे हो, देश की असलियत बता रहा हूं। राज्यसभा में, राज्यसभा को देते हैं 14 दिन का टाइम। राज्यसभा की इज्जत थोड़ी कम रखी है इस मामले में। इनसे पूछते हैं भैया जो भी तुम चेंजेस बता रहे हो बता दो, लेकिन राज्यसभा की बात मानी जाए ये जरूरी नहीं है, लोकसभा की बात माननी जरूरी है। एवं डिस्कशन कराते हैं राज्यसभा से, मुझे समझ नहीं आता क्यों कराते हैं। जब इसके 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, या राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशन दे देती है भैया टैक्स के जो तुमने बदलाव किए हैं वो ठीक है, या कोई और चेंज करने की जरूरत है, उसके बाद ये फाइनेंस बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। जब ये प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो प्रेसिडेंट इस पे साइन करके कानून बना देता है, और वो कानून कहलाता है फाइनेंस एक्ट। देखो जी भैया,
तो एक देश के अंदर फाइनेंस एक्ट बना हुआ है, हमारे देश में एक फाइनेंस एक्ट बना हुआ है, कॉमर्स वाले सभी बच्चों को पता होना चाहिए। फाइनेंस एक्ट में हर साल बदलाव किए जाते हैं, जब जब बजट देश का लॉन्च होता है तब तब इस एक्ट के अंदर बदलाव किए जाते हैं फाइनेंस बिल की वजह से। तो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट हो जाती है, हर साल कानून बदलना पड़ता है, प्रेसिडेंट के साइन के बाद होता है। तो पूरा प्रोसेस आपको जानना है। बजट पास होने के बाद फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में 75 दिन मिलते हैं, उसके बाद 14 दिन राज्यसभा में रहता है वो, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, मतलब अप्रूव्ड है, और फाइनेंस एक्ट बन जाता है, मतलब उसमें बदलाव आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। फिर तुम्हारी किताब सीए की अगर तैयारी कर रहे हो तो सीए इंटरमीडिएट में तुम टैक्सेशन का टॉपिक पढ़ते हो, तो वहां पर कोर्स चेंज हो जाता है, मतलब उतना ही चेंज होता है जितना यहां पर बदलाव होगा। तो आपको पता होना चाहिए भैया टैक्स में अमेंडमेंट्स आती रहती है, मतलब बदलाव आते रहते हैं, और बदलाव को भी हमें साथ के साथ स्टडी करना पड़ता है। सीए जब तुम बन जाओगे तब भी इन बदलाव को पढ़ोगे, लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी मुश्किल होती है भाई, बड़ी मुश्किल लैंग्वेज होती है फाइनेंस बिल की। जब तुम सीए बन जाओगे तो बहुत सारे तुम्हें काम पड़ेंगे फाइनेंस बिल पढ़ने के, तो इसके लिए सरकार एक आसान लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट यूज करती है, उसे बोलते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम नाम का डॉक्यूमेंट यूज वेबसाइट पे डाल देती है, तो लोग उसको समझ जाते हैं, फाइनेंस बिल को साधारण भाषा के अंदर समझाया होता है। कोई बात नहीं भैया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा सर, कहां डेप्थ तक ले गए सब सर, हम तो ये पता लगाने वाले थे कि कौन सा टैक्स कौन वसूलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहा हूं, देश के अंदर टैक्स लगाए जाते हैं, कौन सा टैक्स वसूलता है। तो सबसे पहली बात आपसे करूंगा दोस्तों, हमारे देश की जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलती है, सरकार बहुत सारे टैक्स हमारे देश में लेवाई करता है। लेवाई का मतलब होता है वसूलना, हम मतलब लेवाई का मतलब होता है लगाना। हमारे देश में बहुत सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे कि टैक्स ऑन इनकम यानी इनकम टैक्स। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती यूनियन गवर्नमेंट। अगर मैं फार्मर हूं तो फार्मर की इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। तो इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, कस्टम और एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स होते हैं कस्टम और एक्सपोर्ट ड्यूटी। कुछ चीजों पर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उतना टैक्स दे दो, हिसाब होता है इसका भी। तो जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, शराब हो गया, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, पेट्रोलियम पे भी लगाती है। तो कुछ चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है एक्साइज ड्यूटी का, कुछ चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, देख लेंगे थोड़ी देर में। प्रॉफिट के ऊपर टैक्स, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल लैंड। कोई भी तुम्हारे पास एसेट है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर की लैंड नहीं होनी चाहिए, बस उस हर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। कुछ टर्मिनल टैक्सेस होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस होते हैं, जीएसटी का एक हिस्सा सेंट्रल जीएसटी होता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी यही होती है, ठीक है। टैक्स अदर देन स्टैंप ड्यूटीज, स्टैंप ड्यूटीज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती और बहुत सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तुम थोड़े से कंफ्यूज होंगे, लेकिन दोस्तों यहां सिर्फ ग्लिम्स ले लो, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो यहां फिर दरिया है, सिलेबस का दरिया, उसमें डूब जाओगे। अच्छा, ये स्टैंप ड्यूटी क्या होती है समझा देता हूं। जब मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो प्रॉपर्टी खरीदने के ऊपर एक टैक्स देना पड़ेगा मुझे, उसे बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती, अदर देन स्टैंप ड्यूटी लिखा हुआ, राइट, ओके। स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है भैया? लेवाई का मतलब लगाना, ये लगाएगी एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स, फार्मर की इनकम पे टैक्स लगाती है, कई बार माफ कर देती है। लैंड जो होती है, एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह, इन सब पे टैक्स ये लगाएगी। मिनरल राइट्स, मिनरल होते हैं ना जमीन के अंदर, कोयला होता है, पेट्रोल होता है, मतलब क्रूड ऑयल होता है, उनको मिनरल्स बोलते हैं, उन पे टैक्स लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि मैं बोलूं झारखंड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो केंद्रीय सरकार वहां टैक्स नहीं लगा सकती, झारखंड की सरकार लगाएगी। बिजली के ऊपर टैक्स हो गया, व्हीकल के ऊपर टैक्स हो गया, जब तुम व्हीकल खरीदने जाओगे तो व्हीकल के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स वगैरह। टोल नाके के टैक्स हो गए, टोल टैक्स हो गया, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना रुपया उसका रेट हो गया। प्रोफेशन के ऊपर टैक्स हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि सीए की सर्विस होती है, वो कमाएगा, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, तो लगाएगी भी और कलेक्ट भी करेगी। लैंड रेवेन्यू इंपोज करेगी एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन आइटम्स, कुछ चीजों पर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ चीजों पर एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। बस इतना बेसिक नेचर तो पता लगा कि हाँ भाई दोनों अलग 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 टैक्स लगाते हैं। जैसे जीएसटी है, जीएसटी जो टैक्स है उसका एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, राइट। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, मान लो अंदर की बात तो तुम्हें यह जाननी है ना, मान लो भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट ने, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स के तौर पर 100 रुपया वसूल लिया पूरे देश से, एग्जाम्पल बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना आ गया? 100 करोड़ मान लो इसको, 100 करोड़ आ गया, तो इसको खर्च कौन करेगा? खर्च करने वाली बात दूसरी है,
सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसा स्टेट को बांटना पड़ता है, अपने बच्चों की तरह बांटना पड़ता है। कितना पैसा बटेगा, क्या कहानी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कितना पैसा बांटेगी? भाई ये कौन बताएगा? ये एक कमीशन है, वो बताएगी। इस कमीशन का नाम है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में बड़े बड़े लेवल के इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, आरबीआई से लोग होते हैं। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है और बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा कितना कितना स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ रहे हो? तो इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैं आपको बताऊं, फाइनेंस कमीशन ने 2021 से 26 के लिए 5 सालों तक बोल दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसा इकट्ठा करेगी उसका 41% अलग अलग स्टेट को डिवाइड कर देगी, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो अपनी चीजें बनाती है, हाईवे, रोड, हॉस्पिटल, तो उस पर खर्च करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा बांट देगी। फाइनेंस कमीशन, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है देश के लिए। इसके बारे में तुम वैसे कम पढ़ते थे। हमारे देश का संविधान है, संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसमें कुछ रूल लिखे हुए हैं। संविधान के अंदर जो रूल लिखे हैं उसको बोलते हैं आर्टिकल। कुल मिला के 448 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 280 ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी। तो ये आर्टिकल 280 के तहत एस्टैब्लिश हुई थी, रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया तेरे को कितना कितना पैसा स्टेट को देना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी, ये तो छोटी मोटी बात थी। अब आते हैं, भैया सरकार पैसों का जुगाड़ लोन के थ्रू भी करती है क्या? हाँ, सरकार को जब पैसा चाहिए होता है तो सरकार उधार भी मांग सकती है। सरकार के उधार को बोलते हैं पब्लिक डेट। जो भी पैसा सरकार ने उधार लिया है उसको बोलते हैं पब्लिक डेट या नेशनल डेट। सरकार उधार ले सकती है हमारे देश के अंदर से और देश के बाहर से। देश के अंदर से कहां से लेगी भैया? अब सुनो मेरी बात को भैया, सरकार क्या करती है, देखो यही तो चीज जाननी है तुम्हें, यही तो कलाकारी है जो जाननी है, मेन चीज देखो। सरकार देश के अंदर से उधार कैसे मांग सकती है? सरकार एक कागज पे लिखकर देगी कि मैं आपसे 1 लाख रुपया उधार मांगती हूं, 3 साल बाद आपको वापस दे दूंगी, ऐसा बोलती है सरकार। हाँ तो भैया आप सरकार को 1 लाख रुपया दे दो, सरकार आपको 3 साल बाद दे देगी। कितना? 1 लाख। अरे 1 लाख प्लस इंटरेस्ट भी देगी सरकार। और सरकार को उधार देना बहुत सही है, सेफ्टी है, कोई कंपनी तो नहीं है जो डूब जाएगी। हाँ, लेकिन इस कागज को बोलेंगे क्या? इस कागज को बोलते हैं दोस्त बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड को तुम सिक्योरिटी भी बोल सकते हो, एक प्रतिभूति हिंदी में बोलते हैं। डेटेड सिक्योरिटी है, डेटेड मतलब इस पे डेट लिखी होती है कि ये कब खत्म हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, मतलब उसके बाद सरकार तुम्हें पैसा दे देगी। अब सुनो अंदर की बात, मान लो सरकार ने तुमसे 1 लाख रुपया ले लिया, सरकार ने बोला 3 साल बाद हम तुम्हें 1,50,000 दे देंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारे से क्या हुआ, तुमने 1 लाख रुपया का बॉन्ड परचेज कर लिया, सरकार ने जो इश्यू किया था, मतलब तुम्हें बेचा था, तुम्हें 1 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, 1 साल बाद तुम्हें पैसे चाहिए भाई, तो भाई सरकार तो देगी नहीं, सरकार ने बोला 3 साल बाद देंगे, तो तुम ये बॉन्ड मार्केट में बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे बोल दो कि सर मैंने 1 लाख रुपए सरकार को दिए हुए, 3 साल बाद 1.5 लाख मिलने थे, 1 साल कंप्लीट हो चुका है, अब 2 साल बाद मिल जाएंगे, आप ये बॉन्ड मुझसे ले लो और मुझे पैसे दे दो। तो हो सकता है मैं आपसे बॉन्ड ले लूं और आपको 1,20,000 दे दूं या 1,10,000 दे दूं, आपको ये बोलकर कि हाँ ठीक है मैं ले लूंगा सरकार से। यानी कहने का मतलब जो ये बॉन्ड खरीदते हैं, इस बॉन्ड को मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है, मार्केटेबल है ये, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है भैया। देखो अगर सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए उधार चाहिए ना, तो सरकार शॉर्ट टर्म के लिए उधार ट्रेजरी बिल इश्यू करके लेती है। ट्रेजरी बिल भी एक कागज है, उस पर लिख कर देती है भैया तुम्हें 3 महीने में वापस दे देंगे, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से पहले। तो ट्रेजरी बिल इश्यू करके सरकार उधार ले लेगी। या सरकार को लॉन्ग टर्म के लिए उधार चाहिए, क्यों चाहिए? सरकार को मेट्रो बनवानी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो स्टार्ट करने हैं, तो सरकार लॉन्ग रन के लिए सिक्योरिटी इश्यू करेगी ना। हाँ, तो उसके लिए सरकार फिर लंबा लोन लेगी और बोलेगी 3 साल बाद देंगे, 10 साल बाद देंगे, 15 साल बाद देंगे, जैसा भी उस पर टाइम लिखा होगा उसके हिसाब से सरकार तुमसे लोन उठा लेगी। तो एक सरकार के पास एक बहुत बड़ा सोर्स है ये कि सरकार डोमेस्टिकली, मतलब देश के अंदर से ही पैसा उठा लेती है। देश के अंदर से पैसा उठाने के सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है। आरबीआई से भी उधार मांग सकती थी भाई, बस की होता है तो आरबीआई से भी उधार मांग लेती है, लोगों से भी ले लेती है, जैसा उसको सही लगता है। लेकिन क्या सरकार देश के बाहर से उधार लेती है? हाँ लेती है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार ले लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वो देता है, लॉन्ग टर्म के लिए वर्ल्ड बैंक उधार देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी उधार ले लेती है। बहुत सारे ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां से सरकार उधार ले सकती है। तो सरकार का डेट जो होता है दोस्तों वो दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल डेट, एक होता है एक्सटर्नल डेट। जो भी सरकार ने उधार लिया है, देश के अंदर से लिया है तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेट, देश के बाहर से लिया है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। अब इस उधार के पैसे को मैनेज कौन करता है ये बता रहा हूं, यही तो इंपॉर्टेंट है आपको जानना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल है सरकार के डोमेस्टिक डेट के लिए, डोमेस्टिक मार्केटेबल डेट, जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह हो गए। आरबीआई गवर्नमेंट को कभी पैसा चाहिए होता है, वो आरबीआई को बोलता है जा बॉन्ड इश्यू कर दे, जो पैसा मिलेगा वो मुझे दे दे। तो आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल डेट, जो कोई ट्रेजरी बिल हो, डेटेड सिक्योरिटीज हो, कुछ भी हो। लेकिन एक्सटर्नल डेट के लिए वर्ल्ड बैंक वगैरह से, आईएमएफ से उधार लिया हो सरकार ने, तो इसको मैनेज करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, एमओएफ। इतना पता लग गया आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक मंत्रालय है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ऐसे ही एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है। राइट, इतनी सी नॉलेज देना चाहता था। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको ये बता दूं, जब तुम सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हो तो वहां पर एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस बहुत गहरा दरिया है, लेकिन इतनी बेसिक बातें अगर तुम पढ़ लोगे, उसके बाद सीए फाउंडेशन की तैयारी करोगे तो बहुत मजेदार तैयारी हो जाएगी। यार मैं तुमसे पता है कितना खुश हूं, मतलब अपने स्टूडेंट से मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूं। एक तो प्यार तुम्हारी तरफ से बेइंतहा मिला है, बहुत मास स्केल पे बच्चे पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए भी, और मैं भी बहुत खुश हूं। तो मेरे को भी खुशी होगी आप जब कमेंट सेक्शन में बताते हो कि हाँ सर ये चीज बढ़िया है, तो ठीक है। जहां पर तुम्हें लगता है कि यहां लैक आ गई है, डाउट है या कोई कमी है, तो वो चीज भी बता दिया करो, उसको भी फुलफिल कर देंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तुम्हारे जो भी हो सकेगा उन सभी कार्यों का इनिशिएटिव करने की कोशिश करेंगे और तुम्हारी भलाई के लिए काम करेंगे। बस प्यार बना रहना चाहिए, जो तुम्हारी तरफ से प्यार बना हुआ है भाई बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज के लिए इतना ही। ये जो सीरीज है ये बहुत डेडिकेटेड सीरीज है, बच्चों का एक बेस क्रिएट कर रही है सीए के लिए। तो आप प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं भैया ये चीज 11th 12th में ही आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप सीए फाउंडेशन की अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।